तो यहाँ से अगले इवेंट्स की अगर हम बात करें तो आरबीआई की पॉलिसी आएगी, उसके बाद 10 अप्रैल को टीसीएस के नतीजे आएंगे, उसके बाद नतीजों की झड़ी लग जाएगी और ये दरअसल पूरे साल के भी नंबर कंपनियां जारी करेंगी Q4 में। अब जरा बाजार का फिर से विश्लेषण करते हैं। एक बड़ा इवेंट बीत गया है, आगे कुछ और इवेंट आने वाले हैं। ईटिनो स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकुंज सर, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्टडी कर रहे हैं या फिर बाजार उसको स्टडी कर रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि शायद ये टैरिफ को लेकर जो डिसीजन हुआ है ये ज्यादा पक्ष में है भारत के, बल्कि क्योंकि बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उन पर तो ज्यादा टैरिफ लगा है। सर, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जब हम फाइनेंशियल इतिहास देखेंगे ना अभिषेक, मेरा मानना है कि 2 अप्रैल या 3 अप्रैल एक प्रकार का एक रेड लेटर डे रहेगा। रेड लेटर डे हम इसको बोलते हैं कि भाई जब 5 नवंबर को ट्रंप साहब इलेक्ट हुए थे तो एक अमेरिकी राजनीति बदल गई। जब प्रधानमंत्री मोदी 2024 में मई में इलेक्ट हुए थे तो उसने भारत का नक्शा बदल दिया था। तो मेरे हिसाब से यह जो दिन रहेगा, ये इतिहास में हम बोलेंगे जी ऐसा समय आया था जहां पर किसी ने टैरिफ लगा करके पूरी ग्लोबलाइजेशन की थ्योरियां बदल दी थी। जो ओवर द ईयर्स मैंने ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक्स पढ़ी, वो क्या पढ़ी जी, कम टैरिफ रखो, ट्रेड्स ओपन रखो, मिल बांट के करो और ग्रोथ उससे ज़्यादा आती है। हम एकदम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, हम ऐसी दिशा में जा रहे हैं और अमेरिका ऐसी दिशा में जाने का ट्राई कर रहा है कि जिससे पता लग रहा है कि अमेरिका अब अपनी इकोनॉमी को क्लोज करना चाहता है, रिस्ट्रिक्टिव करना चाहता है। और किसी भी इकोनॉमिक थ्योरी को अगर मैं देखूँ तो इकोनॉमिक थ्योरी ने हमें यही समझाया जो अमेरिका इस समय कर रहा है वह लॉन्ग टर्म में उनको ज़्यादा घातक होगा। शायद यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका में टैरिफ के बाद कल रात को गिरावट आई थी, एशिया में कम गिरावट है और इंडिया और चाइना के अंदर हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। फिर हम दूसरी बात करते हैं अभिषेक कि इसकी वजह से क्या होगा। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के अंदर इसकी वजह से अमेरिका के अंदर ग्रोथ कम होगी, वहाँ पर रिसेशन का फेयर आ सकता है और उसकी वजह से अमेरिका से पैसा निकलेगा जो कि इमर्जिंग मार्केट्स में जाएगा और इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया वुड बेनिफिट। तीसरा ट्रेंड मुझे लगता है इसकी वजह से ये होगा दैट अमेरिकी डोमिनेटेड बिजनेसेस जो हैं वो थोड़ी ढीले हो जाएंगे, जिसकी वजह से आज IT नीचे है और बैंक्स ऊपर है। और एक चीज़ और होगी अभिषेक, क्या होगा, देखिए लाइफ के अंदर कभी भी कोई रीबूट होता है तो समय हमेशा बलवान होता है और समय कहीं ना कहीं नई चेंजेस कर देता है। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका में जो डिपेंडेंस दुनिया की है आने वाले समय में कम होने लगेगी और कहीं ना कहीं दूसरे देशों के अंदर तालमेल बेटर हो जाएगा, दूसरे देशों के अंदर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और दूसरे देशों के अंदर हम देख सकते हैं कि बिज़नेस ज़्यादा हो जाएगा। मैं अपने व्यूअर्स को याद दिलाना चाहूँगा अभिषेक, फाइनेंशियल हिस्ट्री, मैं एक स्टूडेंट हूँ फाइनेंशियल हिस्ट्री का। एक ज़माना होता था कि गिल्डर जो एम्स्टरडेम की करेंसी है वो रिजर्व करेंसी होती थी। उसके बाद फ्रैंक जो एक ज़माने में फ्रांस की करेंसी होती थी उसको रिजर्व करेंसी माना जाता था। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन पाउंड रिजर्व करेंसी बना। उसके बाद डॉलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रिजर्व करेंसी रहा है। मगर मुझे लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका की जो डिपेंडेंस रहेगी, दुनिया के अमेरिका पे जो डिपेंडेंस रहेगी वो कम होने लगेगी और जो दूसरे अदर नेबरिंग नेशंस हैं, अदर एलाई नेशंस हैं, वह मुझे लगता है कि एकदम चेंज हो जाएंगे। निकुंज सर, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल मेरा है जो सबके मन में शायद होगा। IT में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि अमेरिका में शायद मंदी दबे पांव आ सकती है, इसकी चर्चा हो रही है। IT शेयर हम क्रैश होते हुए देख रहे हैं। आपको कितना मतलब किस तरह की सिचुएशन लग रही है अमेरिका में? क्या आपको लगता है कि मुश्किल में अमेरिका जा सकता है वहाँ की इकोनॉमी में? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप ने टैरिफ के बदले अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। देखिए, IT का मेन पर्पस क्या है? IT का मेन पर्पस है कॉस्ट कम करना, प्रोडक्टिविटी लाना। तो अगर अमेरिका स्लो डाउन में आता है तो जाहिर सी बात है कि उनको आउटसोर्सिंग और करनी पड़ेगी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, इंडियन IT स्टॉक्स में इस समय जो प्रॉब्लम्स हैं वो AI से ज़्यादा है, वह मुझे लगता है कि वो कभी समय तक बनी रहेंगी। मगर कुछ 5-6% या मैक्सिमम 10% से ज़्यादा मुझे गिरावट नहीं लगती है, बिकॉज IT कंपनीज के अंदर 3-4 बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, डेट नहीं है। नंबर 2, इनके अंदर कैश है। नंबर 3, कॉन्स्टेंट बायबैक करते रहते हैं। तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट बिजनेस टू बाय, बट अनदर 5% डिक्लाइन, आई थिंक IT स्टॉक्स मुझे लगता है कि वह इस समय फिर सस्ते हो जाएंगे। आप देखिए आज बैंक्स ऊपर हैं, मगर जिस क्षेत्र में मुझे लगता है कि इस समय कंप्लेसेंसी आ सकती है, जिस क्षेत्र के बारे में थोड़े समय पहले मैं बोल रहा था कि आपको नज़र रखनी चाहिए, वह मुझे लगता है मेटल्स है। क्योंकि मेटल्स के अंदर जिस प्रकार का एक तरफा उछाल हमने देखा है, मुझे लगता है वो सस्टेन नहीं होगा। बिकॉज अगर हम रिसेशन की बातें चालू कर देंगे तो एक बार मार्केट में पैनिक ज़रूर आएगा। तो मुझे लगता है कि मेटल्स के अंदर इस समय छोटे समय के अगर आपका व्यू है तो आपको अवॉइड करना चाहिए, अगर आपके पास है तो आपको उनको बेच देना चाहिए। बिल्कुल। निकुंज सर, इस साल की शुरुआत में काफ़ी सारी चीज़ें थी जिस पर हमें क्लैरिटी मिलनी थी
और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि ब्लर थी और अब क्लैरिटी धीरे धीरे मिलना शुरू हो चुकी है। एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं लेकिन मोमेंटम कितना होगा उस पर क्लैरिटी मिल रही है। रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट पर आज हमें क्लैरिटी मिल गई। डू यू सी कि यहाँ से अब बाजार एक रैशनल मैच्योर फेज में पहुंच चुका है, और अगर हाँ तो फिर यहाँ से अर्निंग सीजन से ठीक पहले कहाँ कहाँ नजर रखनी चाहिए? देखिए, मार्केट की पोजीशनिंग इस समय क्या है? मार्केट की पोजीशनिंग इस समय ये है कि जो भी कंसर्न्स थी वो सारी एड्रेस हो चुकी हैं इस समय। टैरिफ को क्लैरिटी है, टैरिफ में क्लैरिटी है, एफआई के फ्लोज को एक बात तो तय है कि इस माहौल के अंदर वो ज़्यादा बिकवाली नहीं करेंगे। तीसरी क्लैरिटी है कि हाई फ्रीक्वेंसी डेटा पॉइंट्स बेटर हो रहे हैं, इकोनॉमी का रुख इस समय ठीक हो रहा है, भले वो जीएसटी हो, भले ऑटो कार सेल्स हो, या फिर सीमेंट डिस्पैच नंबर्स हो, या फिर अगर आप देखिए स्टील का पीएमआई डेटा है, फिर स्टील की प्रोडक्शन का डेटा हो। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमी का जो रुख रहेगा इतना ख़राब नहीं रहेगा, अर्निंग्स इतनी ख़राब नहीं रहेंगी। मगर अर्निंग को लेकर के मुझे लगता है कि इस समय काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिलेंगी। तो हो सकता है कि एक ही क्षेत्र के अंदर दो कंपनियां आएँ, एक ऊपर एक नीचे। तो उस प्रकार की डिस्पैरिटी मुझे इस अर्निंग सीजन में ज़रूर देखने को मिलती है। दूसरी, इस अर्निंग सीजन में मेरे को लगता है कि आपके अंदर पहली बार कंपनी से हमें पता लगेगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या रिवाइव हुई है। और तीसरी बात जो रहेगी इस अर्निंग सीजन में, क्योंकि पहली बार टैक्स कट का इम्पैक्ट आ जाएगा अप्रैल चालू होते ही, वहाँ हमें पता लग जाएगा टैक्स कट का बेनिफिट उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो बिजी अर्निंग सीजन रहेगा। आज हम टैरिफ की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक हम आरबीआई की बात करेंगे, उसके बाद हम अर्निंग्स की बात करेंगे। तो मार्केट के अंदर अप्रैल के अंदर काफ़ी न्यूज़ आएगी जिससे हमें जूझना पड़ेगा। बिल्कुल। निकुंज सर, वन लास्ट थिंग, आपकी एनर्जी का राज क्या है? 7 बजे से हम इस पर बातचीत कर रहे हैं और आप दोनों 18 नाउ स्वदेश पर अपनी डिटेल डीप डाइव एनालिसिस हमें बता रहे हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग डे फॉर ऑल ऑफ अस एंड ऑफ कोर्स फॉर यू एज वेल। नहीं जी, ये तो ट्रम्प साहब को मोदी जी से सीखना चाहिए। इस उम्र में भी हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए कितना बाहर जाते हैं, क्या एनर्जी लेवल्स हैं। तो हम तो उन्हीं से सीख रहे हैं बस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। या सो चलिए, रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट, इस न्यूज़ को डाइजेस्ट करना था और काफ़ी मैच्योरली भारतीय बाजार ने इसे डाइजेस्ट किया है। फार्मा सेक्टर है, टेक्सटाइल स्पेस है, मेटल्स हैं जिस पर लगातार बातचीत कर रहे हैं हम। मेटल पैक है और अर्निंग से ठीक पहले ये सारे के सारे सेक्टर्स और ऑफ कोर्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल से बिजनेस अपडेट्स भी आना शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों में ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जिसे पैन आउट होता हुआ हम देखेंगे और जिसे वॉच आउट भी हमें करना होगा।